जय हिंद बच्चों। पिछले भाग में हमने देखा महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर आंदोलन का आरंभ कर दिया था। महात्मा जी का अनुसरण करते हुए बहुत सारे लोगों ने नमक बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। अलग अलग वर्गों के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने आंदोलन में हिस्सेदारी दर्ज करवाई। जैसे किसानों ने लगान व चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। आरक्षित वनों में लोग घुसने लगे और इस तरह से आंदोलन दिन प्रतिदिन भारत में फैलने लगा। आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही बच्चों। पहली बार सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। पर्दा को छोड़कर खुलकर सामने आई। महिलाओं ने नमक बनाकर अपना सहयोग दिया। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, यहाँ तक कि जेलों में भी गई। बढ़ते आंदोलन से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने अपना दमन चक्कर चलाया। कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। एक महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने विरोध किया तो सरकार ने निर्मम दमन का तरीका अपनाया। यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हजारों लोगों को कैद कर लिया गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ये माना जाता है कि 1 लाख के करीब लोगों को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने अत्याचार किए तो लोगों ने भी अपना विरोध बढ़ा दिया और बढ़ते हुए हिंसात्मक रूप को देखकर गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी बच्चों कि यहाँ आंदोलन का एक चरण खत्म हुआ है, दूसरा चरण का आरंभ होना अभी बाकी है। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की। यहाँ बताना चाहूंगी बच्चों कि जनवरी 1931 में गांधी जी को कारावास से मुक्त कर दिया गया था। किस लिए? क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। यहाँ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। 1930 में कांग्रेस ने इसमें भागीदारी नहीं की थी और सम्मेलन की वही स्थिति थी बच्चों जैसे कि दूल्हे बगैर बारात की, यानी कि सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। अब ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर दबाव डाल रही थी कि कांग्रेस को राजी किया जाए सम्मेलन में भाग लेने के लिए और इसीलिए यह समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे और बदले में इरविन ने जितने भी राजनीतिक कैदी आंदोलन के दौरान बनाए थे उनको मुक्त करेंगे। साथ में लोगों की संपत्ति लौटाई जाएगी, लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत से और दलों के भी नेता इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। यहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के विस्तार को लेकर गांधी जी का उनके साथ मतभेद हो गया और इसी के लिए महात्मा गांधी बीच में ही सम्मेलन छोड़कर भारत आ जाते हैं। नवंबर 1931 में गांधी जी भारत वापस आते हैं, परंतु क्या देखते हैं कि भारत की तो परिस्थितियां ही बदली हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू अब्दुल गफ्फार खां को कैद में डाला हुआ है। नए वायसराय ने पुराने समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और अब महात्मा जी के पास नहीं कोई दूसरा रास्ता था कि आंदोलन को फिर से आरंभ किया जाए और यहीं से आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो जाता है बच्चों। आंदोलन ने फिर से अपनी गति पकड़ी, परंतु अब की बार अंग्रेजी सरकार भी तैयार थी इसके दमन के लिए। यहाँ 1 वर्ष के बाद धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ने लगा और महात्मा गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। अब बच्चों बात करते हैं आंदोलन को लोगों ने कैसे देखा। आंदोलन को लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों की अलग अलग विचारधाराएं थी। यहाँ हम बात करेंगे अमीर किसान, गरीब किसान की। सबसे पहले लेते हैं अमीर किसान को। अमीर किसान जिसमें गुजरात के पट्टीदार, उत्तर प्रदेश के जाट थे। इन्होंने आंदोलन में हालांकि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,
जिसके पीछे मकसद इनका क्या था कि आर्थिक महामंदी के कारण, नुकसान होने के कारण ये कर नहीं दे पा रहे थे। और आंदोलन में हिस्सा लेने का मकसद क्या था कि इनके करों में कटौती करवाई जाए। परंतु जब 1931 में बिना करों को घटाए ही आंदोलन को वापस ले लिया तो इनको निराशा हुई, और जब 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। और अब बात करते हैं गरीब किसानों की। गरीब किसान जो कि भाड़े पर जमीन लेकर खेती करते थे, कर तो उनकी समस्या थी ही, साथ में जो इनको जमींदारों को भाड़ा देना पड़ता था वो भी समस्या थी। यहाँ पर इन्होंने आंदोलन में इसलिए हिस्सा लिया ताकि इनका भाड़ा कम करवाया जाए। इन्होंने भाड़ा आंदोलन भी शुरू करवाए, परंतु कांग्रेस ने इनको पूरा समर्थन नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को भय था कहीं जो बड़े जमींदार हैं उनका समर्थन उनके हाथ से ना चला जाए। तो इसलिए कांग्रेस और जो छोटे किसान थे उनके संबंध अनिश्चित बने हुए थे। ऐसा ही अंतर व्यवसायिक वर्ग और मजदूर वर्ग में भी देखने को मिलता है। व्यवसायिक वर्ग जिसने पहले विश्व युद्ध से भारी मुनाफा कमाया था, वो अब चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात से उनको सुरक्षा मिले। आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, आर्थिक सहायता भी दी, किस मदद से कि ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिनसे उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो। परंतु जब गोलमेज सम्मेलन विफल हुआ तो इनके उत्साह में भी मंदी आ गई। इसी तरह हम बात करते हैं मजदूर वर्ग की कि इस आंदोलन के दौरान सबसे कम भागीदारी मजदूर वर्ग की रही। इसमें सिर्फ नागपुर के मजदूरों का तो वर्णन है कि जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, इसके अलावा बहुत कम संख्या में मजदूर इससे जुड़े हुए थे, जिसके पीछे मकसद यही था कि आंदोलन उद्योगपतियों के ज्यादा नजदीक था। अब लास्ट पॉइंट बच्चों, चर्चा करते हैं आंदोलन की सीमाओं की। क्या आंदोलन सभी वर्गों पर एक जैसा था? तो नहीं, सभी वर्गों पर स्वराज अवधारणा का समान प्रभाव नहीं था। कांग्रेस दलित वर्ग की अनदेखी कर रही थी तो दलित वर्ग भी कांग्रेस को उच्च हिंदुओं की संस्था मानता था। गांधी जी ने सभी लोगों के विकास के लिए कार्य किए। उन्होंने अछूतों को छोटा न मानकर हरिजन शब्द दिया, यानी कि ईश्वर की संतान। उन्होंने छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए भी काफी प्रयास किए। यहाँ तक कि काफी नेता भी ऐसे थे जो कि दलितों के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के विकास के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। वो चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जाए, परंतु गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ इनके बीच में फिर एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट हुआ हमारा 1932 में, सितंबर 1932 में बना, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बजाय निर्वाचन क्षेत्र में ही उनके लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। तो ये तो बात थी दलित वर्ग की बच्चों। इसी तरह काफी और भी वर्ग थे, जैसे मुस्लिम वर्ग भी अपने आप को इस आंदोलन से अलग मानता था। उनका मानना था कि आंदोलन हिंदुओं का है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले असहयोग आंदोलन में पूरा साथ दिया था, परंतु परिणाम सिर्फ मुसलमानों को ही भुगतना पड़ा था। और ये मानना मोहम्मद अली जिन्ना का भी था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाकर अलग से मुस्लिम हितों को रखा था। इसी तरह मजदूर वर्ग के भी अलग था विचार कि ये उद्योगपतियों की संस्था है। तो यहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं थी जिसके कारण सभी लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाते हैं। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा और उसी समझ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के जवाब आप लोगों को देने हैं। धन्यवाद।